हेलो एवरीवन। तो ये भी हमारी जो दृष्टि की थी, टेस्ट नंबर ये तीसरा था। तो इसके जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम देख लेते हैं और इसको भी हम फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें हमने 55 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 56 है। यहाँ कह रहे हैं कि मालाबार विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ये हिस्ट्री की है, तीनों हिस्ट्रीज में मिला करके क्वेश्चन है और कुछ बहुत करंट अफेयर या जी सबके होंगे और ये स्पेशली हिस्ट्री की है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वर्ष 1921 का मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम काश्तकारों का विद्रोह था। मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो इसका जो वर्ष 1921 का मालाबार विद्रोह है ये तो इसका ठीक है, पर जो ये कह रहे हैं ना कि धार्मिक विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया है तो इसे किसान विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, पीवोट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की एक पहल है। ऑप्शन 2, यह किसी व्यक्ति में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन की भविष्यवाणी कर सकता है। तो नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट सेकेंड, केवल सेकेंड या ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड। पीवोट जैसे इसका नाम अगर सुना होगा तो यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल विकसित किया गया है। तो पहला कथन इसमें गलत है, इसमें आपका केवल 2 आ जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया। निर्मला सीतारमण जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह या आचार्य देवव्रत जी ने, है ना। तो जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है ना, वो गांधीनगर गुजरात में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। बौद्ध और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किन महाजनपदों का उल्लेख है। तक्षशिला, मल्ल, कंबोज या सूरसेन। ये आपका एंशियंट का है और मतलब बुद्धिज्म से और जैनिज्म से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो वहीं से पूछ लिया है। तो इसमें आपका ऑप्शन 2, 3 एंड 4 यानी कि डी हो जाएगा। कंबोज, मल्ल और सूरसेन। ठीक है, इन तीनों का और इसमें उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित मध्यकालीन साम्राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके गठन के संदर्भ में कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मामलुक, खिलजी, सैयद, तुगलक। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ या फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट। इसमें से किसका आंसर सही है। देखिए, जो आपका है ना, पहले मामलुक को ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक वंश की स्थापना की थी, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक है। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है खिलजी वंश। तो आपको पता है जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी थी। फिर इसके बाद आता है तुगलक वंश और उसके बाद आता है सैयद वंश। तो उस हिसाब से आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। चनहूदड़ो की खोज एनजी मजूमदार ने की थी। रंगपुर पंजाब में स्थित है। मोहनजोदड़ो की व्याख्या मृतकों के टीले के रूप में की गई है। या राखी गढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में हुई थी। इन कूटों में से सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट तथा थर्ड तथा फोर्थ, सेकेंड तथा फोर्थ या फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। देखिए, जो आपका चनहूदड़ो है वो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज एनजी मजूमदार ने ही की थी। ठीक है, और जो दूसरा पूछ रहे हैं कि रंगपुर, तो रंगपुर ये पंजाब में नहीं, ये गुजरात में स्थित है। ये जो ऑप्शन दूसरा आपका गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से डी आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना। रंगपुर गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है, सौराष्ट्र क्षेत्र की तरफ। चलिए कथन और कारण का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 2 वक्तव्य दिए गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अवधि के दौरान कई बाजार सुधार प्रस्तुत किए। ठीक है, उसे बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने की आवश्यकता थी। तो नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो 1290 या 96 से 1316 ईस्वी तक माना जाता है और ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था, है ना। आपका पहला आंसर इसमें सही हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस
आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे रही है। $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, $1.75 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था या $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। तो आपको पता है कि वैसे भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा निवेश किया जा रहा है और सरकार इस पर बहुत ध्यान दे रही है। तो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए, के आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए करंट का है, इसको हटा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई? अनहैप्पी इंडिया, हिंद स्वराज, गोल्डन थ्रेशोल्ड या आनंद मठ। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको पता ही है कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है, तो इनको भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए तो ध्यान में रहेगा, है ना। तो आनंद मठ तो आपकी जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास है, तो इस हिसाब से आपका ये पुस्तक है। और एक आनंद मठ स्कूल या कॉलेज तरीके से है, उसका भी नाम सुना होगा, है ना। ये यहाँ पे पुस्तक पूछ रहे हैं कि द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? वह भारतीय वैदिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। इनकी पहली प्रकाशित कृति जीवन चरित थी। इन्होंने महिलाओं की मुक्ति की दिशा में कार्य किया। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। तो हमें इनमें से थर्ड या फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड या सेकंड एंड फोर्थ कौन सा सही है? ठीक है, तो आपका ये सही है। आपको पता है कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार हुआ उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम सत्यनारायण द्वारा रचित था। पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित देवताओं के बारे में ही वर्णन है। तो हमें कोड की सहायता से इसका आंसर देखना है कि पहला सही है या दूसरा सही है। तो देखिए, लगभग 1800 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो आदिगल नामक कवि ने की थी। तो इसमें ही मतलब कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है, तो इसलिए कथन एक सही नहीं है। यहाँ पर ये वाला कथन गलत है। ठीक है, अब दे रहे हैं कि पुराणों में केवल सृष्टि की रचना। कई बार आप देखना कि केवल अगर दिया है तो कई बार आप उस पर थोड़ा सा डाउट करना। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं, है ना, इनकी कहानियों के बारे में। तो और राजाओं के बारे में भी कहानियाँ मिलती है, संसार की सृष्टि और सबके। तो इस हिसाब से दूसरा भी गलत है। तो हमारे यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम अपनाया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें करते रहते हैं, जैसे इन्होंने कौन सा सिक्का चलवाया, इन्होंने सेना के लिए क्या नाम रखा है, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ बदलाव करते हैं। तो उसके बारे में ऐसे पूछ लेते थे। यहाँ पर ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। ठीक है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है पहले मंडल में, दूसरे मंडल में, तीसरे मंडल में या पांचवें मंडल में? तो यहाँ पर कह रहे हैं ऋग्वेद में गायत्री का उल्लेख हुआ है ना। और आपने सुना ही होगा अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, है ना। तो यहाँ पर जो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है वो तीसरे मंडल में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित है? पुस्तक और लेखक। ये मैंने बताया था बहुत आता है, इसको आप रट लीजिए अच्छे से। इसमें 2-3 नाम और हैं, अच्छे से पढ़ लेंगे। इनके क्वेश्चन जरूर रिपीटेड रहते, 2-3 साल में एक बार, 2-3 साल में एक बार आते रहते। थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं पर आते जरूर हैं। किताब उल रिहला, इब्न बतूता, तुगलकनामा जियाउद्दीन, शाहनामा फिरदौसी, तहरीक हिंद अबू बकर। अब इनमें से कौन सा से सही है ये हमें चेक करना। ठीक है, आते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इसमें से केवल आपका पहला और तीसरा यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किताब उल रिहला, इब्न बतूता और आपका शाहनामा फिरदौसी। ठीक है, तहरीक हिंद, तो आपका तहरीक हिंद अल्ब बरूनी ने लिखा है, अबू बकर ने नहीं, अल्ब बरूनी ने लिखा है। ठीक है, और आपका एक ये दे रहे हैं कि तुगलकनामा, तो तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है, इन्होंने भी नहीं लिखा, जियाउद्दीन ने नहीं लिखा। तो इस हिसाब से फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, मतलब कल्चर से रिलेटेड है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने किलो को विकसित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया है? 34, 33, 35 या 31? तो मतलब अपनी जो साहित्यिक हमारी चीज़ें हैं जो पहले की, तो उन्हें भी संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है राज्य का। तो इस पर 31। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। तो जीएस में सारे क्वेश्चन देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के 14वें राष्ट्रपति और पहले आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा को कुल मतों का 64.03% जीतकर हराया। तो नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, ये तो पता ही होना चाहिए कि ये किस नंबर के राष्ट्रपति है ना। ये तो एकदम बेसिक जानकारी है, तो हमें इतनी चीज़ तो पता ही होनी चाहिए फ़िलहाल। इसके बाद में यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे आपको पता ही कि राष्ट्रपति के बारे में जो संविधान में अनुच्छेद 52 है, वो राष्ट्रपति के लिए प्रावधान करता है। ठीक है, तो श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और भारत की, यहाँ पर ये फैक्ट गलत हो जाता है, 14वें की जगह ये 15वें नंबर की हैं। ठीक है, ये 15वें नंबर की है, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। तो फिर आपका केवल 2 बचेगा, यानी कि सी। ये 15वें नंबर की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और दूसरा आपका सही है। ओके, चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा सूचियों के संबंध में नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, आदिवासी विद्रोह, विप्लव और वर्ष, ये सब इनमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। संथाल विद्रोह हुआ, मोपला विद्रोह हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है। ये घूम फिर के यूपीएससी और यूपीपीसीएस आरओ में कहीं ना कहीं जरूर आते हैं। अगर आप पीवाईक्यू को देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आते हैं। कोल विद्रोह 1831, खरवार विद्रोह 1855, संथाल विद्रोह 1870, चुआर विद्रोह 1776। तो इसमें हमें सही चयन करना है। तो ये तो आपका सही है फिलहाल। बी आपका आ जाएगा 80-70। ठीक है, सी आपका चला जाएगा संथाल 80-55 में चला जाएगा और डी 4 में चला जाएगा। तो A1, B3, C2 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। निम्न में से दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनना है। ओके, तो देखिए, भारत में समय समय पर कई सारे समाज में सुधार किए जाते रहे हैं कई सारे लोगों के द्वारा। तो ये भी एक सुधार ही है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत जो है वो घासीदास जी द्वारा की थी। ये चमड़े का काम करते थे। ठीक है, तो जो लोग चमड़े में और लोग संलग्न थे, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए इस आंदोलन को इन्होंने किया था, है ना। और ये आपको पता ही है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने उच्च जाति के वर्चस्व और ब्राह्मणवादी के खिलाफ कठोर प्रहार किया था, है ना। तो दोनों सही हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के निम्नलिखित कौन से 2 स्थल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में सम्मिलित हैं? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विश्व धरोहर या विश्व इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट ही हो जाते हैं। तो आपको तमिलनाडु मुंबई, उत्तराखंड जयपुर, हिमाचल प्रदेश लखनऊ या केरल अहमदाबाद। तो टाइम्स पत्रिका द्वारा सैर सपाटे के लिए 2022 में केरल और अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में जगह दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये इसका जो क्या नाम से कि नियम आया था, इसका कानून जो बना वो इम्पोर्टेंट है, चर्चा में रहा 1-2 साल तक, है ना। तो गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? इस अधिनियम के तहत केवल विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक का गर्भ समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पर हमें सही देखना है कौन सा सही है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि भ्रूण असामान्यताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सप्ताह तक के गर्भपात करने की अनुमति दी है। यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों SDG गोल 3 और 5 को पूरा करने में मदद करेगा। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह चर्चा में भी खूब रहा है ना। तो इसमें कौन सा से कथन सही है ये हमें चेक करना है।
देखिए ये जो कह रहे हैं ना कि भ्रूण असमानताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है। तो ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कैसे पता चलेगा कि जो भी महिला है वो उसका स्वास्थ्य कैसा है। अगर भ्रूण को ख़त्म भी करना है तो महिला के बारे में भी तो हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक साथ दो जान जुड़ी रहती है तो वो काफ़ी प्रॉब्लम करती हैं, है ना। अब एक चीज़ को समाप्त करने के लिए दूसरे को भी तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं ना। जो ये पहला करें ना कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के दायरे का विस्तार करने के लिए वर्ष 2021 में, हाँ ये मतलब मैंने बोला ना कि ये काफ़ी चर्चा में रहा, तो इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं को शामिल किया गया। आपको पता है कि समाज में जानकारी का अभाव होने के कारण और कुछ लोगों के ईगो हर्ट की वजह से बहुत सी लड़कियां आज भी रेप का शिकार हो जाती हैं, या बहुत सी लड़कियों की भी अपनी कुछ कमियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत पढ़ाई करके इतना तो दिमाग आ ही जाता है कि क्या हमारे लिए सही है। समाज में जो चल रहा हमें उसी हिसाब से चलना है, या कुछ चीज़ों में हमें बदलाव करके अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। आप देखते हो ना बहुत सारे एसिड अटैक के मामले आते हैं, उन लड़कियों की ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो जाती है, समाज में जीना रहना आम जिंदगी नहीं रह जाती। रेप के बाद जो लड़कियां बचती हैं उनकी भी ज़िंदगी आसान नहीं होती है। तो कुछ चीज़ों को सोच के चलना चाहिए। मैं आप में से भी जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को या देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करूँगी, लड़की हो या लड़का हो, जेंडर मैटर नहीं करता है। कई बार गलतियाँ दोनों तरफ से हो जाती हैं, यहाँ पर एक जेंडर को ब्लेम करना बहुत गलत है। आप समाज में थोड़ी सी अगर अच्छाई नहीं फैला सकते तो कम से कम ये सब मत ही करें, इससे समाज अच्छा होगा। एक बार को ईगो हर्ट हुआ, आपने अपने गुस्सा तो निकाल लिया, पर जो साइकिल चलता है लाइफ का, जो सर्कल चलता रहता है और जो सफ़र करता है व्यक्ति, उसके साथ में उसका परिवार, बहुत बुरी कंडीशन होती है। तो रिक्वेस्ट है, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है, और गलत सही का तो फैसला कर ही सकते हैं, दिमाग तो है ही कि गलत सही क्या ही होता है। चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे वरना कुछ को लगेगा ज्ञान दे रही हैं। ज्ञान नहीं है, पर समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं। जब पता चलता है किसी लड़की को एसिड से जला दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसने आपकी एक बात नहीं मानी, बुरा लगता है। कई बार लड़कों के लिए भी बुरा लगता है। मैं जेंडर को लेकर कभी नहीं सोचती हूँ, मुझे लगता है दोनों लोग ही इम्पोर्टेंट है समाज के लिए, तो दोनों को सोचना चाहिए, है ना। चलिए देखिए 4 कह रहा है कि यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों SDG गोल 3 और 5 को पूरा करते हैं। तो ये कथन भी आपका सही है ना। तो 2 और 4 सही होगा, तो इस हिसाब से आपका B सही हो जाएगा, 2 और 4। ये क्यों गलत है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया गया है आंसर शीट में, आप पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको 2-3 बार तो पूछ चुके हैं और घुमा के पूछते हैं, क्योंकि इसमें 4-5 ये लाइनें हैं, वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर देती हैं। जहाँ 20 सप्ताह होना चाहिए वहाँ 24 कर देते हैं, और जहाँ 24 करना चाहिए वहाँ 20 कर देते हैं, ठीक है। चलिए 79, संगम काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तोलक्कापियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है। इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी। तो हमें इसमें से सही आंसर चुनना है, ठीक है। तो आपके दोनों ही जो ये कह रहे हैं कि इसमें महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी थी, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। मध्य एशिया से आए शकों को मलेच्छ कहा जाता था। शक, कुषाण, हूण, इसके बारे में आपने सुना होगा ना, एंशियंट में जब बात होती है, आर्य आए थे, शक, कुषाण, ये लोग, तो उनमें शकों को बोल रहे हैं कि मलेच्छ कहा जाता था। संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया था। ये थोड़े से अंदर के हैं, जब बहुत डीपली हम पढ़ते रिवीजन करते तो हमें ये चीज़ें याद रहती हैं, वरना ये चीज़ें थोड़ी सी याद नहीं रहती। शिलालेख हुए, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अगर रिवीजन नहीं है तो फिर याद नहीं रहता। मैं बौद्ध धर्म के बारे में एक वीडियो लाऊंगी आपको, उसकी डिटेल्ड एक ही वीडियो में बताऊंगी। वैसे तो नॉर्मल आप काफ़ी चीज़ें जानते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो याद नहीं रहती हैं, तो वो मैं बता दूंगी। बौद्ध धर्म के बारे में इंपॉर्टेंट भी है, जैनिज़्म बुद्धिज़्म दोनों इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर शक जो मध्य एशिया से भारत में आए थे, ब्राह्मण मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशी मानते थे, है ना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के दौरान तक्ष शब्द संदर्भित करता था धातुकर्मी को, बढ़ई को, साहूकार को या नाविक को। तो ये ऋग्वैदिक के समय की बात कर रहे हैं। तो तक्ष शब्द जो है वो आपके बढ़ई को क्या नाम से
मतलब संदर्भित करता था। और भी हैं जैसे कर्मा धातुकर्मी को, वेकनाट साहूकार को और आरित्री नाविक को। ठीक है, चलिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण। ये तो पता ही है। कई राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पता ही है जोधाबाई का इसी के दौरान विवाह किया गया था। अकबर की राजपूत नीति व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी थी। नीचे दिए गए कथन को हमें देखना है कि सही है कि नहीं सही है। तो आपको पता है अकबर यही कूटनीति अपनाता था, उसे जीतना है तो फिर मजबूर करके ऐसे वैवाहिक संबंध स्थापित करता था। तो अपने यहाँ वैसे ही लोग झुक जाएंगे, क्योंकि जब दामाद बन जाएगा तो उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता है ना। तो ये उसकी कूटनीतिक चाल थी। चलिए, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? ये भी काफ़ी डराने वाली रिपोर्ट है और ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, पर अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में कई बार रिफॉर्म की भी बात की गई है, कई सारी रिपोर्टें भी आई हैं, डिटेल शायद उसमें दिया है, पर आप इसका टिक उत्तर प्रदेश, दुर्भाग्य से ऐसा होना ही नहीं चाहिए, पर दुर्भाग्य से सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में होती हैं। ठीक है। मिस्र ने किस भारतीय कंपनी के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन कारखाने का निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए? विक्रम सोलर, ग्रीनको, हीरो फ्यूचर एनर्जीज या रिन्यू पावर? ये कहीं आप शॉर्ट में MOU देखेंगे ना तो इसका फुल फॉर्म आप समझ जाइएगा। M से मोमेरेंडम, O से ऑफ, U से अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक बहुत सारे लोग समझते होंगे, पर जो नए हैं, नई जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू की है, तो उसका शॉर्ट में MOU ऐसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर रिन्यू पावर के साथ में रिन्यू पावर ने मिस्र में भारतीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको खूब अच्छे से रट लीजिएगा कि जब ये 1857 का रिवॉल्व हुआ था, बरेली में कौन इसका नेतृत्व करता था, लखनऊ में बेगम हजरत थी, कानपुर में कौन था, और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बनारस की क्या सिचुएशन थी, और उसे दबाने के समय जब कोई भी विद्रोह होता था तो अंग्रेज उसे दबाने की भी तो कोशिश करते थे ना, कि पता न चले कि नहीं विद्रोह हो रहा। तो उस समय उसका दबाने में कौन अंग्रेज थे, कौन से गवर्नर थे, या कौन सा वायसराय था, उसके बारे में भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने 10 से 12 बार खूब देखा है, ये घुमा घुमा के खूब आता है, कभी लखनऊ के बारे में, कभी कानपुर के बारे में। तो आपको पता ही है कि उस समय कौन नेतृत्व कर रहा था। तो बरेली में ये थे, खान बहादुर बरेली में इसका विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत थी। ठीक है। दिल्ली में जनरल बख्त खान थे। कानपुर में नाना साहब थे। जब नाना साहब को वहाँ से निर्वासित करके कानपुर में भेज दिया गया था पेंशन याफ्ता के तरीके जीने के लिए, तो तब नाना साहब यहाँ पे कानपुर में नेतृत्व किए थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जी कर रहे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बागपत में शाहमल कर रहे थे। ठीक है। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 1937 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया था? वर्ष 1937 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा, ठीक है, प्रेस प्रतिबंध हटाया गया, नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को सख्त किया गया, राजनीतिक क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया, या कई अवैध संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। ये 1937 की बात हो रही है। तो प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया, क्योंकि जब प्रेस स्वतंत्र रहेगा तभी तो खबरों का आदान प्रदान होगा, है ना। तो जब कांग्रेस आई थी तो उसने फिर ये किया। NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वैसे ये करंट का है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की है? कुछ ये नए नए नाम की रिपोर्टें आ रही हैं। विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एमनेस्टी इंटरनेशनल या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो जो ये कास्ट ऑफ लिविंग डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, जो डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो इसको आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इन्होंने प्रकाशित किया है। निम्नलिखित में से किस भाषा लिपि में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे? प्राकृत, संस्कृत, आरमाइक या ब्राह्मी?
इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन खूब आते रहते हैं, ठीक है। तो शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे, है ना, ये पूछा है। तो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में मिलने वाले शिलालेख आरामाइक और ग्रीक में भी थे, ठीक है। सॉरी, यहाँ नहीं, ये 1, 1, 3 एंड 4, ठीक है। प्राकृत, आरामाइक और ब्राह्मी तीनों हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, ये भी मिडेवल हिस्ट्री और एंशियंट का मिला जुला क्वेश्चन है। सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया। इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए। 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ही बस गए। सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों या धर्मशालाओं में किया, ठीक है। तो हमें इनमें से सही उत्तर चुनना है। इम्पॉर्टेंट है, मिडेवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण विस्तृत तरीके से किए, सही है। और ये चौथा भी आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति में एकेश्वरवादी का मतलब मानता था, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया। ये भी क्वेश्चन ऋग्वेद का ऐसा है जो बहुत डीप है और जो बहुत रिवीजन के बाद याद रहते हैं। तो देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि वैसे भी ऋग्वैदिक जो धर्म है उसमें बहुदेववादी ही प्रथा, दिलचस्प यही है कि बहुदेववादी प्रथा प्रचलित है ना। तो ये पहला गलत हो जाएगा, तो आपका केवल दूसरा रहेगा। इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया, ये सही है, ठीक है। आकाश के देवता हैं, अंतरिक्ष के देवता इंद्र रुद्र आदि हैं, पृथ्वी के देवता अग्नि बृहस्पति सोम आदि, ठीक है। तो ये शक्तिशाली हैं। चलिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। निर्माता और इमारत: अकबर मोती मस्जिद, जहांगीर बादशाही मस्जिद, शाहजहां जहांगीरी महल, औरंगजेब शालीमार बाग। तो अगर आपने इनको पढ़ा है, ये भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि अकबर यहाँ नाम है और यहाँ जहांगीरी महल है, तो आपको लगेगा कि जहांगीरी महल जहांगीर ने बनवाया होगा, लेकिन नहीं, अकबर ने ही जहांगीरी महल का निर्माण करवाया। तो इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नाम है, इसमें आप धोखा खा सकते हैं, है ना। इसके बाद में जो मोती मस्जिद है उसको जो मोती मस्जिद है उसको जहांगीर ने बनवाया, है ना। इसके बाद में शालीमार बाग को शाहजहां ने बनवाया और औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद बनवाई। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आंसर जब भी आएगा तो आपको लगेगा कि जहांगीरी महल को जहांगीर नहीं बनवाया होगा, है ना, पर ऐसा नहीं है, ध्यान देना थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए राशि को 11,000 से बढ़ाकर है ना, इसको इस 1100 से बढ़ा के 1200 करने का निर्णय लिया। ये यूपी स्पेशल हो जाएगा एक तरीके से। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बच्चों के माता पिता को दी जाएगी। तो इसमें से हमें कौन सा से सही है ये बताना है ना। तो आपका दोनों ही सही है, सरकार काफ़ी वो कर रही है। चलिए देखिए, G20 भी बहुत चर्चा में रहा है, G20 में बदलाव भी हुआ, उसे आपको खूब अच्छे से पढ़ना है, उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने वाले हैं। G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। G20 के लिए अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। तो हमें इसमें से कौन सा सही है ये देखना है। तो पहली भारतीय अध्यक्षता में पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की जो बैठक है 13 दिसंबर से 14 दिसंबर 2022 तक बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी। तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा, वाराणसी में नहीं हुई है। और सी जो दूसरा कह रहे हैं अमिताभ कांत को जो पीयूष गोयल की जगह नामित किया गया शेरपा के रूप में, वो सही है आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हिस्ट्री का है। कह रहे हैं कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? मैंने इसकी शॉर्टेड ट्रिक आपको शेयर की है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ पे देखोगे तो आपको इस तरफ से
एक दो लाइनें याद करनी, उससे सारे संस्थाओं के नाम याद हो जाएंगे। और फिर इस तरफ ईयर आपको आराम से धीरे धीरे करके याद कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत सारी संस्थाएं हैं, सत्यशोधक समाज, आत्मीय सभा और बहुत सारे नाम हैं, वो याद नहीं हो पाते हैं ऐसे जल्दी, है ना। तो इसलिए मैंने उसमें शेयर कर दिया था। यहाँ पर ये आपका 1840 हो जाएगा, 1814 में किया था। वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? त्रिपुरी सम्मेलन, आपको पता ही है त्रिपुरी थोड़ा सा फेमस है किस लिए, तो इन्होंने मिशन भेजा था चीन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तहसील एक उत्पाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है ना। तो ये एक तहसील एक उत्पाद योजना के संदर्भ में हमें बताना है, यह भारत सरकार की एक पहल है। एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है ना। तो इसमें पहले कौन सा से सही है ये हमें देखना है। तो जो ये कह रहे हैं ना कि ये भारत सरकार की पहल है, तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को सफलता के बाद एक तहसील और एक उत्पाद के बारे में बात की है। तो ये पहला गलत हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2020, ये भी करंट का है, इसको हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी UPSC में 2-3 बार पूछा गया है और UPPCS में तो मैंने कई बार देखा है। ये पूरा पाषाण स्थल पूछ रहे हैं और स्थान। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भीमबेटका मध्य प्रदेश, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ नर्मदा घाटी, पोटवार का पठार दक्षिणी भारत, कुरनूल आंध्र प्रदेश। तो इसमें से कोई एक सही नहीं है। तो जो ये पोटवार का पठार है ना, तो यही आपका जो है ये सोन नदी घाटी पे पाया जाता है। ये दक्षिणी भारत जो दिया है ना, ये वहाँ पर नहीं, सोन घाटी और पोटवार का पठार, तो ये उत्तर पश्चिम भारत में सोन घाटी पे है। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मतलब ये गलत सम्मिलित है। चलिए, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? यहाँ पर भी सही नहीं हमें बताना है। ठीक है, मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थीं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है ये देखना है। तो आपका पहला सही है, पहला सही नहीं है। मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में, मुगल देखो फारसी भाषा का ज़्यादा यूज़ करते थे, तुर्की का नहीं। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यानी यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं ताकि आप भी अटेंड करो 50 to 55 क्वेश्चन, तो आपका भी एवरेज देखो कि आपके कितने सही हो रहे हैं, आपको क्या सीखने को मिल रहा है। आई होप टेस्ट सीरीज से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, चाहे डेली बेसिस पे रिवीजन करो, चाहे मतलब सप्ताह पे रिवीजन करो। रिवीजन आप ज़रूर करो, जितना भी पढ़ोगे रिवीजन करोगे तो फिर आपको टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, मैं ये सारी कंप्लीट करवा देती हूँ और इसके पहले ही मैं ध्येय IAS की, चाहे मुझे ऑनलाइन ही क्यों ना लेनी पड़े, RO की हिंदी प्लस GS की मैं ज़रूर करवाऊँगी, क्योंकि उससे हेल्प भी मिलेगी। और जो लोग RO के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें इससे भी हेल्प मिलेगी। पर जो स्पेशली RO की टेस्ट सीरीज़ आई हैं, अभी मार्केट में पूरी नहीं आ पाई हैं, अभी उनके कुछ पेपर बाकी हैं, पर ऑनलाइन मिल सकती हैं। फिजिकल तो अभी मिलना पॉसिबल नहीं है, तो मैं ऑनलाइन ही चाहे परचेज़ करूं, पर मैं उनको लाऊंगी ताकि वो आपको हेल्प पहुंचा सके। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।